हम डिस्कस कर रहे थे कि चाइना ने इंडिया पर कॉन्जिक्यूटिवली 2 अटैक्स किए, यानी कि चाइना डिड 2 अटैक्स इन अ कॉन्जिक्यूटिव मैनर। फर्स्ट अटैक वाज डन इन अक्टूबर 1962, वो भी मैंने आपको समझा दिया था, उसका हमने एनालिसिस कर लिया था। दैट फर्स्ट अटैक लास्टेड फॉर 1 वीक where the Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. Then I think after that we talked about the second attack. The second attack came in the form of consecutive wave the next very month. दूसरा अटैक बिल्कुल अगले महीने ही कर दिया गया था। अब हमें जो आज से पढ़ना है, यानी कि टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्स। फैक्ट एनालिसिस करना है कि जो ऊपर बताया गया है वो कितना सही है या कितना गलत है, या उसके जो रीजंस यानी कि उसके जो हमें रिजल्ट्स बताए जाते हैं रिजल्ट्स वही हैं या दे आर टू बी डिफरेंट। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, द मेजर डिसरप्शन वाज दैट while the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam plains. ध्यान से सुनिएगा, took an advantage of India's less preparedness. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी भाई? देखिए, जब भी वॉर होता है तो वॉर कोई ऐसी चीज तो होती नहीं है कि साहब अभी आज सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ है तो रात को 1 बजे पता चले या 2 दिन पहले पता चले। वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोते सोते भी आपको पता लग जाता है कि कोई वॉर करने वाला है आपको। आज के दौर में तो एटलीस्ट 1962 भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ही आता है, बिकॉज ये युग टेक्नोलॉजी का युग है, ये एरा जो है मशीन्स का युग है। आप कह सकते हैं दिस एरा इज ऑफ मशीन्स, दिस एरा इज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस एरा इज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। उस दौर में इतनी बड़ी बात अपने आप को उससे इग्नोर कराना इससे बड़ी बेवकूफी क्या क्या हो सकती है? अब आप सोच सकते हैं कि जो देश 1957 से तैयारी कर रहा था भारत पर अटैक करने की, तो 5 साल तक तैयारी करता रहा और हमारी आर्मी उन 5 सालों के अंदर तैयारी कम करती रही, मतलब मामला उल्टा हो रहा था। चाइना वॉज प्रिपेयरिंग रादर वेरी ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, इंडिया वॉज डिक्लाइनिंग ऑन द प्रिपेयर्डनेस। व्हाई? दैट इज जस्ट लैक ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मेजर डिस्ट्रप्शन क्या था? सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन फोर्सेस को पता ही नहीं चल रहा था कि वो करें तो क्या करें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज ने पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किए। पहला अटैक उन्होंने कहा किया अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में, दूसरा अटैक उन्होंने कहा कर दिया लद्दाख में। यानी कि 2 अटैक कॉन्जिक्यूटिव मैनर में 2 डायरेक्शन में किए गए। एक किया गया ईस्ट में, एक किया गया वेस्ट में। 2 अपोजिट डायरेक्शन में आप अटैक कर रहे हैं। अब आपकी फोर्सेस कहाँ क्या कैसे करें, इतनी देर में आप वो समझो। इतनी देर में तो चाइना गेम खेल जाता था। आप कहोगे कैसे? सिंपल ऐसे कि सबसे पहले जब लद्दाख में चाइना ने उधर अटैक किया, तो लद्दाख में अटैक करने की वजह से चाइना ने सोचा कि हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। लेकिन जैसे ही चाइना के एडवांसमेंट्स को रोकने की कोशिश करी इंडियन फोर्सेस ने, इतनी देर में तो अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में उन्होंने अपने अटैक को और इंटेंसिव कर दिया, और इतना इंटेंसिव कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश का एक पूरा पार्ट को ले गए और आसाम के प्लेन्स तक आ गए। तो इंडियन फोर्सेस को यही समझ में नहीं आ रहा था कि वहां बचाएं या यहाँ बचाएं। यानी कि वही है कि चादर छोटी होती है ना, तो हम ऊपर से नीचे खींचते हैं तो हमारे पैर जो है मतलब आवर लेग्स बिकम आई थिंक विदाउट कवर, एंड अगर हम नीचे से ऊपर खींचे तो हमारा जो ऊपर का पार्ट है आई थिंक वी कैन से दैट आवर फेस बिकम्स अनकवर। तो वही चीज हो रही थी, चादर छोटी पड़ रही थी और शरीर बड़ा हो गया था। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि इंडिया फेस भी कैसे करता है। अब आप कहोगे रीजन क्या था? रीजन सिंपल था, इंडिया वाज लेस प्रिपेयर्ड। अब आप कहोगे इसमें आर्मी का दोष था? बिल्कुल दोष नहीं था। आर्मी तो 2 साल से वार्निंग दे रही थी गवर्नमेंट को कि सर आप हमें प्रिपेयर करने दीजिए, आप हमें प्रिपेयर करने दीजिए, वी नीड टू प्रिपेयर बिकॉज चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। बट गवर्नमेंट कोई मतलब ही नहीं था। गवर्नमेंट वाज अगेन एंड अगेन, एक एडेमेंसी होती है ना, वो एडेमेंसी शो कर रही थी, कोई बात नहीं, नहीं लड़ाई होगी, चाइना हम पर वॉर नहीं करेगा, चाइना हम पर युद्ध नहीं करेगा। दैट वाज द रिजल्ट ड्यू टू विच हमारी आर्मी को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक झेलने को मिला। Second point, after which China declared a unilateral ceasefire where its troops withdrew to where they were before the invasion began. As a result फिर क्या हुआ भाई? चाइना एक मोटिव से आया था, और एक मोटिव से आने के बाद चाइना ने उस युद्ध को लड़ा, और एक मोटिव के बाद युद्ध को जब लड़ा, और उस युद्ध को लड़ने के बाद जब उसका मोटिव पूरा हो गया, तो उस मोटिव को पूरा होने के बाद चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दी, यानी कि खुद ही वॉर स्टार्ट किया और खुद ही वॉर खत्म करने की घोषणा भी कर दी। अंडरस्टूड? और जैसे ही उसने सीज फायर डिक्लेयर किया, अपनी ट्रूप्स को उसने पीछे अपना हटा लिया। कहाँ पर? जहां पर वो इन्वेजन से पहले थी, वहीं पर आकर ट्रूप्स दोबारा खड़ी हो गई। अंडरस्टूड?
यानी कि सिंपल था, चाइना को जितना रीजन, जितना एरिया, जितना स्पेस हमसे लेना था उतना उसने लिया और लेकर वो अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। सिंपल बात। कर लो, क्या कर सकते हो उसका। और कर भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है। चाइना जिस वक्त ये वार, चाइना इन्वेजन हुई है इंडिया पे, उस वक्त द सिचुएशन ऑफ इंडियन आर्मी वाज वेरी मच बेटर एज कम्पेयर टू चाइना। आज भी बेटर है, बट उस वक्त और ज्यादा बेटर थी। और उस वक्त इन टर्म्स ऑफ एयर फोर्सेज एंड इन टर्म्स ऑफ नेवी एंड ऑल जो भी है, चाइना इंडिया से पीछे था, नियर बाय। पीछे नहीं तो पैरेलल था। आज तो फिर भी चाइना काफी मामलों में थोड़ा आगे है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो बहुत ईजी था कि इंडियंस उन्हें आराम से फेस कर जाते हैं। तो छोटे छोटे साइज के सोल्जर से हमारे इतने बड़े बड़े साइज के सोल्जर्स मारे गए, धोखे की वजह से मारे गए। और धोखा भी नहीं कहेंगे, हम खुद ही प्रिपेयर नहीं थे भाई, तो मारे ही जाते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन वाज ऑन द क्राइसिस इन्वॉल्विंग द टू सुपर पावर्स ऑफ व्हिच द चाइना टुक एडवांटेज ऑफ। अब देखिए, एक तो इस तरफ ये एक कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो वही प्रॉब्लम यहाँ थी कि एक तरफ तो इतने बड़े दो, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन, दुनिया के टू लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उसी वक्त 1945 से कोल्ड वॉर सिचुएशन खड़ी हो रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पर दो सुपर पावर्स के दो ग्रुप्स बन गए थे, जिस पर हम स्टडी कर चुके हैं। एक तरफ यूएस का ग्रुप बन चुका था, दूसरी तरफ यूएसएसआर का ग्रुप बन चुका था। तो आप देखिए, आप कहोगे उसका इससे क्या लेना देना, तो सिंपल है, उसका इससे लेना देना ये था कि पूरी दुनिया की जो नजर थी वो नजर उनकी कैंपिंग पर थी। उस वक्त कोल्ड वॉर जो सिचुएशन खड़ी हो रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, दैट सिचुएशन वाज द मोटिव ऑफ कंसर्न, दैट सिचुएशन वाज द टॉक ऑफ द टाउन। उस सिचुएशन पर पूरी दुनिया की नजर थी। इसी बात का फायदा उठाया चाइना ने, और इस बात का फायदा उठाते हुए टुक एन एडवांटेज एंड आफ्टर अटैक ऑन टू इंडिया। और दैट अटैक वेंट अननोटिस्ड इनिशियली। बाद में पता चला दुनिया को, क्योंकि दुनिया नोटिस ही नहीं कर रही थी इस चीज को, चाइना ने उसी बात का फायदा उठाया। बिकॉज आई थिंक अगर शुरू से ही वो चीज नोटिस में होती तो शायद चाइना पर इंटरनेशनल प्रेशर लगाया जा सकता था, एंड चाइना कुड नॉट हैव डन दिस, बिकॉज चाइना ऑलवेज परफॉर्म सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज, या चाइना ऑलवेज प्रिफर्स टू डू सच थिंग्स इन अ हिडन फॉर्म। वो छुप के इन सब चीजों को करता है, वो दिखाता कुछ है और करता कुछ है। चाइना इज अ कंट्री विच ऑलवेज प्रिटेंड्स, विच इज एक्सीलेंट इन प्रिटेंडिंग। पाकिस्तान को प्रिटेंडिंग होना उन्होंने ही सिखाया है, तो सिंपल समझ सकते हैं आप। तो चाइना पूरा समझ के बैठा था, बिकॉज 1949 में चाइना को आई थिंक आजादी मिली, आफ्टर दैट कम्युनिस्ट पावर आई चाइना में, एंड बिफोर दैट 1945 से कोल्ड वॉर एरा शुरू हो चुका था। और आई थिंक 1962 तक आते आते जो ये दो कैंप्स थे वो आपस में इतने ज्यादा सीरियस लेवल पर आ चुके थे, एक सिचुएशन में ऐसे आ चुके थे कि आई थिंक द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स एंड दे वर डीलिंग विद मेनी सीरियस इश्यूज रिलेटेड टू दीज टू कैंप्स। अंडरस्टूड। उसी चीज का चाइना ने फायदा उठाते हुए इंडिया पे अटैक किया। थर्ड पॉइंट, सी द कॉन्सिक्वेंसेज फेस्ड बाय इंडिया इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजह से इंडिया को कौन से परिणाम भुगतने मिले, इंडिया ने कौन से रिजल्ट फेस किए इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया ने किस तरह के रिजल्ट भुगते होंगे। फर्स्ट, डेंटेड इंडिया इमेज एट होम एंड अब्रॉड टू। भारत की जो इज्जत थी, भारत की जो इमेज थी, वो दोनों जगह पर उसकी धज्जियां उड़ी। इंटरनल लेवल पर इंडियन पब्लिक की नजर में भी जो है इंडिया की नजर गिरी, बिकॉज आई थिंक दे फील शेम, दे फेल्ट शेम, उनको शर्म आई इस बात पर। एंड अब्रॉड यानी कि आउट ऑफ इंडिया, वहां पर भी इंडिया की इमेज पर एक बहुत ही तगड़ा डेंट लगा। ऑब्वियसली लगेगा, जो कंट्री अभी तक रिप्रेजेंट कर रहा था एज अ थर्ड वर्ल्ड, यस वी आर द नॉन अलाइनमेंट कंट्री एंड वी आर द कंट्री हु विल बी लीडिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उस देश की ये हालत कर दी चाइना ने। तो आई थिंक उसकी इमेज पर क्या लगेगा, आप ये खुद अंदाजा लगाइए, डेंट ही लगेगा। Second point, India was bounded to approach the Americans and the British for the military assistance to get control over the crisis. अब आप सोच सकते हैं जो इंडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, कि ना ही हम यूएस की तरफ जाएंगे, ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, और स्पेशली यूएस की तरफ तो जाएंगे ही। सोवियत मॉडल से तो बहुत सारी चीजें हम ले भी रहेंगे साहब, कैपिटलिस्ट मॉडल को तो हम फॉलो करेंगे नहीं, है? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप। यूनाइटेड स्टेट्स के आपने यूनाइटेड नेशंस के वीटो पावर के प्रपोजल को आपने रिजेक्ट कर दिया, उसमें आपने चाइना को आगे बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, जिस सुपर पावर को आपने हर बड़े लेवल पर उसको डीमोटिवेट किया अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आप सो कॉल्ड अपने आप को पीसफुल नेशन मानते थे कि ना ही हम इस कैंप में हैं, ना ही हम उस कैंप में, ना ही हम इस दल में हैं, ना ही हम उस दल में हैं, हम तो अलग, हमारा दल अलग, हम उस दल में हैं जिसमें सारे हैं। आपके साथ ऐसा हो जाए और होने के बाद फिर आप उन्हीं देशों के सामने जाकर हाथ फैलाएं, कितने शर्म की बात है। यही इंडिया के साथ हुआ।
कंडीशन इतनी खराब हो गई चाइना के इन्वेजन के बाद दैट इंडिया वाज बाउंडेड टू गो इन फ्रंट ऑफ दोज नेशंस जिन नेशंस की बात ही उसने डिनाई कर दी थी आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, दैट वाज अमेरिका एंड ब्रिटिश। आप कहोगे किस चीज के लिए? मिलिट्री आपकी तैयार थी नहीं, आपने अमेरिका और ब्रिटिश से जो है मिलिट्री की मदद मांगी, मिलिट्री असिस्टेंस आपने किससे मांगी? अमेरिका से और ब्रिटिश से। क्यों? क्योंकि भाई चाइना आपके हिमाचल में घुस चुका था, आपके लद्दाख में एंटर कर चुका था, उधर सिक्किम में एंटर कर चुका था, उधर अरुणाचल में एंटर कर चुका था। क्राइसिस इतने बड़े लेवल पर आ चुकी थी कि चाइना को जितना चाहिए था वो तो ले ही लिया था, साथ में पूरे एरिया को वो इनडायरेक्टली अपनी मिलिट्री से ही असिस्ट करा रहा था। तो आई थिंक उस चीज से, उस क्राइसिस से उबरने के लिए ये जरूरी था कि आपको मिलिट्री असिस्टेंस तुरंत मिले। अब आपकी खुद की आर्मी तो तैयार है नहीं, असला पता नहीं कहाँ पड़ा है आपका बारूद आपका कहाँ पड़ा है, ठीक है ना, आपके एम्यूनिशन पता नहीं कहाँ पड़े हैं, आपके टैंक पता नहीं कहाँ पड़े हैं। तो आपको तुरंत अगर असिस्टेंस चाहिए तो आप किससे मांगेंगे? जिसकी आर्मी डिप्यूटेड हो, और अमेरिका और ब्रिटिश की आर्मी हमेशा से एशिया में डिप्यूट रहती ही है। तो आई थिंक अमेरिका और ब्रिटिश से हमने आर्मी की मदद मांगी, मिलिट्री असिस्टेंस मांगी टू कंट्रोल, टू गेट कंट्रोल ओवर द क्राइसिस। रिजल्ट एक बहुत ही शर्मनाक हादसे के रूप में ये गिना जाता है। Third point, then Defense Minister V. Krishna Menon, Nehru's close associate, had to leave his designation and the cabinet both. Obviously किया किसी ने, उसको दिखाने के लिए दिखाएगा कोई। उस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर दिखाने के लिए थे वी कृष्ण मेनन साहब, जो नेहरू साहब के बहुत ही क्लोज माने जाते थे। क्लोज तो मैं क्या कहूँ, दोस्त ही थे, दांत काटी रोटी खाते थे, ठीक है। उनको अपना रेजिग्नेशन भी देना पड़ा, यानी कि इस्तीफा भी देना पड़ा, और कैबिनेट भी छोड़ना पड़ा, यानी कि मंत्रिमंडल भी छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू हिमसेल्फ सफर्ड। ओहो, नेहरू साहब को सबसे ज्यादा दुख हुआ भाई, और किसी को इतना दुख हुआ ही नहीं। एज ही वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड फॉर द रॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग असेसमेंट, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजेशन मिली किस चीज के लिए? उनकी गलत धारणा के लिए, उनकी कंफ्यूजिंग असेसमेंट के लिए, कि वो असेस नहीं कर पाए कि चाइना उनके साथ क्या कर रहा है, और वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करते रहे। उनको ये पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा देश, जिसके देश में जाकर आप अपना स्वागत करवा रहे हैं, जिसके देश के प्रेसिडेंट का स्वागत आप अपने देश में करवा रहे हैं, उस देश की इंटेंशन का आप पता नहीं लगा पाए, है, जिसकी वजह से आपकी मिलिट्री को आपने इतना अनप्रिपेयर्ड रखा, जिसका रिजल्ट ये है कि आप एक बहुत ही शर्मनाक डिफीट को फेस किया। सिंपल है भाई, सामने वाले देश के साथ आपकी दोस्ती भी है, लेकिन अगर वो आपका नेबरिंग कंट्री है, आपके उसके साथ कुछ इश्यूज है, तब भी आपकी आर्मी का तो काम प्रिपेयर रहना ही है। आपने आर्मी को अनप्रिपेयर क्यों रखा भाई? So for today it's complete. I think important note we will discuss tomorrow. So if there is any doubt, then kindly come onto the screen and ask it upon.